अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अदालती और सियासी बहरान हर आए दिन के साथ गहरा होता जा रहा है और कोई आसान इसे निकलने का रास्ता भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को आइन की तशरीह तक खुद को महदूद रखना वो ज़्यादा बेहतर फ़ैसला होता बजाय ये कि एक सियासी तनाज़े का हिस्सा बन के इंतज़ामी तौर पर इंतखाबात की तारीख तय करने तक का मामला अपने हाथ में ले लेते। हुकूमत जो है उसके ऊपर एक फ़र्ज़ है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की तरफ जाएँ। जो आइन के अंदर एक वाज़ेह शिक है उसको बिला वजह वायलेट नहीं करना चाहिए। आज ये करेंगे तो कल कोई दूसरा करेगा। हुकूमत इंतखाबात करवाने पे तैयार नहीं है और आप किसी से भी पूछ लें PDM की सीनियर लीडरशिप से तो एटलीस्ट मिड सितंबर से पहले तो किसी का कोई इरादा नहीं है। पूछें कि क्यों जी मिड सितंबर से पहले क्यों, तो उनका ख्याल ये है कि चीफ़ जस्टिस और डॉक्टर आरिफ अलवी ये दोनों कुछ 16-17 सितंबर के करीब इन दोनों की मुद्दत रहती है। उसके बाद नए आ जाएंगे लोग तो फिर इंतखाबात की तरफ जाया जा सकता है। उससे एक रोज़ पहले भी नहीं जाएंगे। तो ये वाज़ेह उनका एक फ़ैसला है। उसकी खातिर अगर उन्होंने कॉन्टेम्प्ट लगवानी है शहबाज शरीफ पे तो वो लगवा लेंगे, 2-3 वज़ीरों पे लगवानी है तो वो भी लगवा लेंगे। कन्फ्रंटेशनल मोड है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखें तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि शायद इससे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में ज़रूरी काम है ही नहीं है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने थे। ना करवाए तो सारी आइनी शिकें, सारे इंसाफ के तकाज़े सब कुछ पामाल हो जाएगा। उनसे पूछें कि कौमी असम्बली की भी सीटें बहुत सारी खाली हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दे लेते, लेकिन वो नहीं पूछेंगे। बेशुमार और सवालात उठेंगे कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, पाकिस्तान में औरतों के साथ बच्चों के साथ ज़्यादती के मामलात हैं, उसकी तरफ तवज्जो दे लें। लेकिन नहीं, पहले सबसे पहले 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने सबसे बड़ा सवाल इस वक्त वही है, उसी के ऊपर हल होना। तो कोई एक फरीक भी इस वक्त साफ़ नहीं है। आप पूछें कि इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है तो बिल्कुल नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान में पिछले 30-35 सालों से, जितने अरसे से मैं करीब से इन सारे मामलात को देखता रहा हूँ, कोई एक स्टेज भी ऐसी नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि कोई एब्सोल्युटली न्यूट्रल किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है। बल्कि इमरान खान से पहले IJ को जिस तरीके से बनवाया गया था वैसे ही सरमायाकारी करके इमरान खान को खड़ा किया गया। अब एक फ़ेज़ है, ट्रांजिशनल फ़ेज़ है, जिसे हम कह सकते हैं कि अप्रैल 2022 से उसका आगाज़ हुआ है और अब उन्होंने तय करना है कि आइंदा वो किसके ऊपर हाथ रखेंगे। न्यूट्रलिटी वाली बात शायद सिर्फ बात ही रह जाए। अब एक और उन्होंने आर्मी चीफ़ ने एक खिताब के दौरान एक जुमला बोला है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा ना पुराना पाकिस्तान ना नया पाकिस्तान, ये बात छोड़ें, बल्कि हमारा पाकिस्तान उसकी बात करें। असूली तौर पर ये बात सही है। हमारा पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ का और मेरा, हुकूमत का, अपोजिशन का, इमरान खान का, सबका पाकिस्तान एक ही जितना और ज़िम्मेदारी भी सबकी एक जितनी है। क्या हम सारे अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं? मेरा ख्याल है सारों का ही जवाब नफ़ी में आएगा। कोई एक भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहा, अपने मफादात की जंग खेल रहे हैं सारे। उसके अंदर लोग पिस रहे हैं, उसके अंदर लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई बेपनाह है। बल्कि इस अदालती बहरान ने एक फ़ायदा शायद PDM का ये किया है कि हम लोग टॉक शोज़ में जब आते हैं तो रोज़ाना शाम में ये मैं बताने की बजाय कि इस साल में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपया बढ़ चुकी हैं, डॉलर जो है आपका वो 100 रुपया गिर चुका है, रुपया 189 पे इनको मिला था, अब कोई 290 के करीब घूमता है। आटा किस रेट पे मिल रहा है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। दालें किस रेट से मिलती हैं, किसी को मिलता भी है कि नहीं मिलता। उसकी बजाय मैं इस पर करता हूँ कि आज चीफ़ जस्टिस ने कौन सा नोटिस लिया है, अब किसके ऊपर कॉन्टेम्प्ट लगेगी। तो इन सारे इशूज़ को आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइस साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आज कौमी असम्बली ने, जैसे तवक्को थी कि आप एक बाकायदा गेम प्लान है आपका, आप लाएंगे कौमी असम्बली में, कौमी असम्बली उसको रिजेक्ट कर देगी। आपने रिजेक्ट कर दिया 21 अरब रुपया। ये कहें कि आपके पास 21 अरब नहीं है तो ये बहुत बड़ा झूठ है, ये दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन आप उसको कन्फ्रंटेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं, क्यों नहीं? अगर आप उसको डिफेंड करना चाहें तो डिफेंड कर सकते हैं कि आप जो IMF प्रोग्राम में हैं, आप 1 रुपया मजीद आपने बोरो करना है, पैसे आपके पास नहीं है, मजीद कर्जा आप ले सकते हैं और कर्जे की कीमत इस वक्त 25% है जो मार्केट से उठाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए होगा पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट नहीं दिया। पार्लियामेंट आपको असर्ट कर रही है, कोर्ट अपने आप को असर्ट कर रहा है, पार्लियामेंट आपको असर्ट कर रही है। आप इन दोनों को समझना चाहिए कि मुल्क को सामने रखें, अपनी साख को सामने रखें। आप दोनों नहीं मुल्क को सामने रख रहे। आपके पास मैं दोनों की बात कर रहा हूं। आप 6000 अरब रुपया आपने इस साल कर्जा उठाना है, कमोबेश इतना बड़ा डेफिसिट आपका होना है और आपने वो कर्जे उठा के तो डेफिसिट पूरा करना है। तो उसमें आप मुझे कहें 21 अरब नहीं है तो मैं रोज़ों में ये झूठ बोलने पे तैयार नहीं हूँ। आपके पास 21 अरब है, लेकिन आप 100 अरब भी मजीद कर्जा ले सकते हैं, लेकिन आपको इजाज़त नहीं है। पार्लियामान इजाज़त देगा तो करेंगे। IMF के प्रोग्राम में आप हैं। इस वक्त जो स्टेट बैंक को आपने खुद मुख्तारी दी हुई है उसके तहत भी आप नहीं कर सकते। आप अभी क्यों इंतखाबात नहीं करवाना चाहते, वजह बताइए। मैं इंतखाबात की, मैं जब मर्जी करवा लें, फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि 8 अक्टूबर को करवा लें। ये एक मेरी नज़र में एक अच्छा फैसला है कि इकट्ठे हो जाएंगे कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के इंतखाबात, बात ख़त्म हो जाएगी। इकट्ठे होना एक तरजीही बात हो सकती है और वो पॉलिटिकल डायलॉग से मसला हल हो सकता है, लेकिन आप आईनी शिकों पे जाएंगे तो फिर वो एक मुतनाज़ा बात हो जाती है। आईनी शिक है तो पंजाब केपी के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए ना। ये इकट्ठे लिखा तो कहीं नहीं लिखा। नहीं, इकट्ठे नहीं, दोनों 90 दिन के अंदर ही आते हैं ना। वो तो करना चाहिए। 90 दिन के हक में हूँ, लेकिन मैं इस बात के भी हक में हूँ कि जो आइन है वो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है इलेक्शन करवाने का। अगर उनको कोई पेचीदगी है, उन्होंने जिक्र कर दिया अपने खत में कि जनाब ये मुश्किलात हैं, एक फाइनेंशियल इशूज़ हैं जो गवर्नमेंट नहीं पूरा कर पा रही और एक सिक्योरिटी के इशूज़ हैं। इलेक्शन कमीशन के तो आपने हाथ बांधे हुए हैं और वैसे ही एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा है जिसमें सारे प्लेयर्स अपने अपने हिस्से का ना वो उस आग के अंदर तेल डाल रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पंजाब पे हाथ रख लिया, उसने केपी वाले इशू को छेड़ा ही नहीं। कौमी असम्बली खाली पड़ी हुई है, अप्रैल से लेकर अब तक 1 साल पूरा गुजर गया, कौमी असम्बली पड़ी रही खाली, कोई टेंशन नहीं है उसकी। पंजाब का इलेक्शन होना जरूरी है। तो ये कहानी क्या है? पंजाब की सुप्रीम कोर्ट का इतना क्यों कंसर्न है? आप तो सियासी लोग हैं, आपकी तो होगा कि आपके हाथ से कि पंजाब निकलना जाए, सुप्रीम कोर्ट का क्यों कंसर्न? नहीं, ये भी आपने नहीं कहा, बताया कि वही बेंच बनते हैं बार बार, नोटिस लिया जाता है, वही बेंच बनते हैं, बताएं आपको भी तलब करें, वही बेंच बनते हैं। मुझे तलब करने से कितने सारे पाकिस्तान को तलब कर लेंगे। आज पूरा पाकिस्तान की बात कर रहा है। आप सड़क पे जाएं, सड़क पे लोग कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, ये बेंच, हर बेंच वही फैसला आता है। तो आज जरा अपनी साख का ख्याल करे, कोर्ट जो है उसकी साख बेपनाह मुतासिर हो गई है। साख नहीं रही है सुप्रीम कोर्ट, मैं वही कह रहा हूँ, मुतासिर हो गई है। उसको आसानी से दुरुस्त किया जा सकता था। सर ये 70-75 सालों की तारीख है पूरी अदलिया की। जिस तरह आप लोग सियासी लोगों ने अपनी साख खराब की है ना, इसी तरह अदलिया ने भी खराब की है, बराबर की खराब की। तारीख ने आपको मौका दिया ना अदलिया को कि फुल कोर्ट बना देते, बात ही खत्म हो जाती, हर उंगली उठना बंद हो जाती। फुल कोर्ट से भी नहीं था खत्म होना, बस मैं नहीं खत्म हो जाता कोई। फिर तो आप देखें ना, आप आज किस बात पर उंगली उठ रही है कि वही बंदे वही बेंच बार बार बनाते हैं, और जिस आदमी ने इसके बाद चीफ जस्टिस बनना है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। ये जब चीफ जस्टिस बनना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेंचेस पर रखते हैं कि उसको भी एक्सपीरियंस हासिल हो, वो भी इन मामलात को समझ सके। आपने साइडलाइन कर दिया। सर फ़ायज़ ईसा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, अल्लाह खैर रखे, 2-3 महीनों में 4 महीनों में जब भी उनकी सितंबर में टाइम शुरू होगा बन जाएंगे। अगर आपकी हुकूमत हुई ना तो सबसे पहले आप ही की उन्हीं से लड़ाई हो जानी। 2 उनकी जजमेंट थी, एक कोयटा ब्लास्ट के ऊपर और एक फैज़ाबाद धरने के ऊपर। मैंने अलग से ये तक पढ़ी है, दोनों शानदार जजमेंट्स थी और दोनों के ऊपर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को शदीद गुस्सा था और तकलीफ थी। इस जजमेंट में फैज़ाबाद वाली में तो नाम आ गया था और कोयटा ब्लास्ट में उन्होंने नाहली का तयन किया था। आपके इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार ने कोई 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ना आप खुश थे ना पिंडी खुश था। तो ऐसा जज किसी को वारा नहीं खाएगा। उसके बाद ही उनके ऊपर वो केसेस खुल गए थे, रेफरेंस बन गया। मैं खुश ना हूँ, कोई और खुश ना हो, लेकिन अदालत पर उंगली तो नहीं उठी ना उनके फैसले पर। आज तो अदालत के बेंच पर उंगली उठ रही है, और सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, आम आदमी कह रहा है, वकला कह रहे हैं और जज खुद कह रहे हैं ये हो क्या रहा है। इसलिए आज मेरी समझ से बाहर है कि आप एक मामूली से थोड़ा सा आसान तरीके से बताएं कि जजों को आपसे कोई लड़ाई तो नहीं है, तो जजों को क्या मसला है आपसे? पंजाब के इलेक्शन पे उनका क्या तहफ़्फ़ुज़ है, क्या चाहते हैं? मेरा भी ये सवाल है ना, आप बताएं ना। आप एक पूरा तसलसल है फैसलों का जिसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, जज खुद डिफेंड नहीं करने के काबिल नहीं। क्यों ऐसा कुछ? मैं अब क्या कह सकता हूँ? देखें, वो इमरान खान के रिश्तेदार तो नहीं है किसी की भी, शायद मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब की इमरान खान से कोई रिश्तेदारी नहीं है, मुजाहिर नकवी की भी नहीं है, एहसन वो क्या एजाजुल एहसन साहब जिन पे आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी भी शायद कोई रिश्तेदारी नहीं होगी इमरान खान से। तो फिर ये क्यों है? कुछ आसानी से बता दें। देखिए, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन फैसले आपके सामने हैं, बेंच बनना आपके सामने है, ये अब सब उंगली उठाते हैं। मैंने एक मिसाल पहले भी शायद आपके प्रोग्राम पर नहीं दी, हाईजैकिंग ट्रायल जनरल मुशर्रफ वाले ज़माने में, एक पाकिस्तान के चंद मशहूर तरीन केसेस में से एक है। जब वो ट्रायल मुकम्मल हो गया, रेम्बो से जाफरी साहब जज थे, हाई कोर्ट के नहीं थे, स्पेशल कोर्ट के जज थे। तो जब ट्रायल ख़त्म होता है तो जो मुलजिम होते हैं वो जज के सामने जाते हैं और कहते हैं जी एक कागज़ साइन करते हैं कि ट्रायल मुझे कोई उससे एतराज़ नहीं है, ट्रायल ठीक हुआ है। तो मैं जब गया तो उनके चेम्बर में मियाँ नवाज शरीफ बैठे, वो भी मुलजिम थे, वो भी बैठे हुए थे। तो जज साहब ने जो साथ एहलकार थे रेंजर्स के, पुलिस, उनको बाहर निकाल दिया। तो सिर्फ मैं, जज साहब और मियाँ साहब कमरे में रह गए। तो रेमसन जाफरी साहब ने कहा मियाँ साहब को कि अगर आपको मुझ पे कोई एतराज़ है तो अभी मेरे मुंह पे कह दें, मैं इस केस को रिमांड कर दूंगा, यानी रीट्रायल हो जाएगा, पूरा ट्रायल मुकम्मल हुआ। ये जज की क्वालिटी होती है
अगर उस पर आप उंगली उठा दें वो हट जाता है, फिर इंसाफ वो नहीं दे सकता। फिर नवाज शरीफ ने उंगली उठाई उन पर कि नहीं? उन्होंने कहा, उन्होंने साइन कर दिया, उन्होंने कोई लफ्ज और नहीं बोला, उन्होंने साइन कर दिया, बात खत्म हो गई। ये मेयार है जज का, ये मेयार होना चाहिए। आप अगर उंगली उठ जाए रिक्यूज कर लें, हट जाए वहां से रास्ते से, ताकि आपको जो फैसला हो आपकी अदालत का उसके बारे में कोई शक और शुबे का इज़हार न सर। बहुत पीछे जाए बगैर 3-4 ऐसे चीज़ें हुई हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को शायद अपना आप लोगों के सामने अब बेहतर तरीके से बयान करने के लिए उनके ऊपर दबाव होगा, क्योंकि 63A का फैसला बहुत मुतनाज़ा था, जिससे ऊपर पहले सबसे उंगलियाँ उठी। फिर जो फायज़ ईसा ने फैसला किया उसके ऊपर जो 6 रुकनी बेंच, पहले सर्कुलर से उन्होंने फैसले को ख़त्म किया, फिर 6 रुकनी बेंच जो बनाया, और उस 6 रुकनी के बाद जो अब 8 रुकनी बनाया उस आपके बिल को अंडू करने के लिए, उससे 8 और 7 की तकसीम खुल के आ गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नुकसान किया अपना। हम सारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते थे कि नहीं कुछ भी हो जाए सुप्रीम कोर्ट है, 1 या 2 जज के ऊपर आप सवाल उठाएं तो डजंट मैटर, लेकिन पूरी कोर्ट है। लेकिन अब पूरी कोर्ट 2 हिस्सों में हो गई, 2 कोर्ट्स हो गई। देखें जो वो एक कानून बना, अभी कानून बना नहीं है, नोटिफाई नहीं हुआ, एंटीसिपेटरी एक्शन है जी। एंटीसिपेटरी इस तरह होता नहीं है। मैं ये आज कह दूं कि जनाब ये 10 साल बाद एक कानून बनना है, मुझे खदशा है, और मुझे खदशा है कि वो ठीक कानून नहीं होगा, तो मैं उसको खत्म कर सकता हूँ। ये आप किस किस्म के फैसले? देखिए 63A भी गलत फैसला है, ये उनको मिल रहा है ना एक मौका उनको दुरुस्त करने का। सर्कुलर से वो काजी फायज़ ईसा का फैसला खत्म कर दिया, वो भी गलत था। मैं यही कह रहा हूँ, एक जजमेंट हुई नहीं, उस पर 6 रुकनी बेंच बना के खराबी पैदा कर रहे हैं, आपकी साख ज्यादा से ज्यादा मुतासिर हो रही है। क्यों इसकी वजह क्यों? अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। अगर आप क्यों के सवाल करेंगे तो बहुत से सवाल पीछे तक जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ आप बताएं मुझे, क्योंकि हम मेरे पास कोई इसका जवाब नहीं है। बज़ाहिर नजर आता है कि यहाँ पर इंसाफ के 2 मेयार हैं, एक नवाज शरीफ साहब के लिए, एक इमरान खान के लिए। क्यों वजह? मुझे आपके सामने 8 जजों की आपसे कोई लड़ाई है, दुश्मनी है? नहीं, 8 से 8 की नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ, आप फैसले देख लें। मियाँ नवाज शरीफ की कन्विक्शन जो हुई 28 जुलाई 2017 वाली, उसकी क्या कानूनी हैसियत है? अगर आप वही मेयार इमरान खान पे रखें, मियाँ नवाज शरीफ को 20,000 रुपये ना लेने पर नाअहल किया गया, इमरान खान अरबों का हिसाब नहीं दे पाया, हर कानून तोड़ा, आप सुबह नोटिस लेते ना और फैसला करते, बड़ा आसान फैसला था। लेकिन जो नवाज मेयार वही हो इंसाफ का, जो नवाज शरीफ की पनामा के बाद सजा का अमल था ना, वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा और उस वक्त की जुडिशरी के साथ मिले होने की वजह से ये फैसले हुए थे। आप क्यों चाहते हैं कि उसी तरीकाकार से किसी और इमरान? मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ अगर इंसाफ का मेयार आपने एक रखा हो, आप जज हैं, आला तरीन अदालत के जज हैं, तो क्या उन जजेस ने दबाव में फैसले किए? मेरा तो ख्याल है कि ज़मीर बेच दिया। ये बड़ी अहम बातें हैं। जजेस और जनरल्स का उस वक्त जो है ना गठजोड़ था। सर इसके अलावा गठजोड़ था तो जनरल्स का अपना काम है, जजेस का अपना काम है। अगर जज भी फरीक बन जाएंगे, हिस्सेदार बन जाएंगे, फिर यही होगा जो मुल्क में हो रहा है। 10,000 अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की नहीं थी हो सकती, सिवाय इसके कि जो मैंने आपको वजह बताई, यू नो इट बेटर देन मी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि पास वक्त है, इसको दुरुस्त कर दें। एक कानून आया, उसको दुरुस्त कर सकते हैं। आपने उस कानून को रद्द कर दिया, लेकिन आपको इसके अंदर वो अपील वाली प्रोविजन क्यों डाली? आपने एक वो रास्ता ढूंढा जिसमें नवाज शरीफ का आप रास्ता खोलते, उन्होंने बैठ के कानूनी अपील। आप यकीन करें कि अपील वाली प्रोविजन ना जो हुकूमत ने कानून भेजा उसके अंदर थी, ना जो कमेटी में अप्रूव हुआ उसके अंदर थी। हालांकि कमेटी में बात हुई इसके ऊपर, किसी ने रेज किया, कमेटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। कमेटी के अंदर तो पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की थी। जी, तो जब पार्लियामान में आया, वहां पर एक इंडिपेंडेंट मेंबर ने, मोहसिन दावर साहब ने इशू को रेज किया, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप आम मामले में अपील है, सो मोटो नोटिस आपने लिया, मेरे खिलाफ कोई चार्जशीट जुर्म की किसी ने दरख्वास्त नहीं दी। आपने नौ ऑन भी नहीं ना किया, आपने तो रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया ना, सारे माजी वाले। रेट्रोस्पेक्टिव भी होता है, अगर कोई फैसले हुए हैं, उनकी अपील नहीं हुई, मौका दे दिया उसको दुरुस्त करने का। सो मोटो नोटिस गैर मामूली अमल है, अब अक्सर ममालिक में नहीं होता। कुछ चीज़ें हैं जो आपके खिलाफ और जाने वाली हैं, जो तवक्को की जा रही है कि नैब लॉ के ऊपर भी बड़ा सख्त किस्म का ऑर्डर आएगा, एटलीस्ट जो पर्सन स्पेसिफिक किस्म की उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं वो उड़ा देंगे वो। तो आपको शायद बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़े, ख़ास तौर पर आप पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन आपके कुछ वज़रा और बशमूल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इनके केसेस उस वक्त पेंडिंग थे जब ये वज़ीर-ए-आज़म बने थे, वो दोबारा खुल जाएंगे वहीं से जहाँ रुके थे। पेंडिंग थे तो चला लेना। मैं आज भी 2 अदालतों में पेश होता हूँ, चलाएं केस। मैं तो रोज कहता हूँ केस चलाएं ना, क्या आप में मुश्किल है? झूठे केस हैं, 4 साल हो गए, ये इंसाफ है? मुझे बताएं ना, क्या सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ का सो मोटो नोटिस लेता है? इसका बात का नहीं ले सकता कि उनके मातहत जो अदालतें हैं, जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है,
उस पर उन्होंने कभी नोटिस लिया किसी बात? सबसे ज्यादा काम तो उधर ही करना चाहिए। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, आप दुनिया का हर काम करते हैं। कभी डैम, एक चीज जैसा डैम बना रहे थे, एक अस्पतालों के मायने करते थे, एक शादी घरों में जाते थे, कभी अदालत में नहीं गए कि अदालत में क्या हो रहा है। आप जाए न्याय की अदालत में, 15-15 साल के लोग पड़े हुए हैं, केस पड़े हुए हैं। 4 साल से तो मेरा केस है, 2 केस 4 साल से चल रहे हैं। देखिए 2 केसेस थे जो बड़े, 2 लोगों के खिलाफ बड़े तगड़े केस थे। एक आसिफ अली जरदारी का केस और एक शहबाज शरीफ का केस। दोनों में जान है। दोनों केस आपके पीछे गए इसलिए थे कि आप लोगों ने उस वक्त इमरान खान की जफ्फी टूटी थी, आपने जफ्फी डाल ली। इसके अलावा और कोई उसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं। अगर जान थी तो 4 साल मौजूद थे ना, प्रोसिक्यूट करते ना, क्यों प्रोसिक्यूट नहीं किया? 4 साल कम अरसा होता है, अब करते प्रोसिक्यूट। बाकी आप सबके केसेस जो थे वो फिल्मी केसेस। मैं आज भी कहता हूं प्रोसिक्यूट करें ना यार, क्यों नहीं आपने? एहसन भून साहब हमारे साथ हैं। भून साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं पार्लिमान के हक में या पार्लिमान के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं? अपनी जुडिशरी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, हमने किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो एक वकला की पूरी 2 दहाइयों से ज्यादा की डिमांड है, और उसके नतीजे में अगर आज कोई कानून बन गया है तो उसको जो सिर्फ अपनी जाती अना की भेंट चढ़ा दिया जाए कि जी इस वक्त ये सूरत हाल है, टाइमिंग ठीक नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। सर एहसन भून साहब, मैं शायद का खान साहब मेरे साथ बैठे हैं, मैंने इनसे बड़ी कोशिश की है कि मुझे बता दें कि आपसे कोई जाती अनाद या दुश्मनी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की है क्या? अब आप मुझे बता दें कि इन 8 जजों की पीडीएम से कोई जाती दुश्मनी और अनाद है या कोई अनाद का मसला है तो क्यों है? मैं ये समझता हूँ कि आज हमारे जो कन्वेंशन था पूरे पाकिस्तान के वकला थे, पूरे पाकिस्तान की जो 6 बार काउंसिलें हैं वो सारी की सारी थी। 10 हाई कोर्ट के सदूर जो थे, बेंचेस के, मेन पेशावर के, कराची के, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और सारों ने यूनानिमसली, किसी एक सिंगल डिसेंटिंग नोट नहीं आया। उन्होंने ये इसलिए कहा कि 2 जज साहिबान वहां जिन्होंने एक सर्विस मैटर में एक क्राइसिस की तरफ धकेल दिया पूरे सुप्रीम कोर्ट को, वजह यह थी कि जब हाई कोर्ट में पेंडिंग था केस, दूसरे हाई कोर्ट में भी पेंडिंग था, और किसी हाई कोर्ट के जज आप मुझे तफसील में ले जाएंगे। उन 2 जजों की कोई लड़ाई या दुश्मनी है क्या? उन्होंने कानून की वायलेशन की है या उनका कोई जाती मसला है? ये पता नहीं, उनका कोई शायद जाती मसला हो। और यहाँ पे हर इंसान जो होता है ना जी, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट में होता है कि हर बंदे की अपनी एक लीनिंग होती है। लेकिन मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और इजाजुल एहसन साहब ने वो केस भिजवाया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी उस पर नोटिस ले लिया, तो क्या चीफ जस्टिस का भी कोई जाती मसला है? मैं यही अर्ज करने लगा हूँ। असल में सुप्रीम कोर्ट की तकसीम के नतीजे में शायद वो उस प्रेशर में उन्होंने नोटिस ले लिया। मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे हम ये तवक्को करते हैं, कोई वकील, कोई जज ये इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता कि 90 डेज में इलेक्शन ना हो। जब एक जज ने फैसला कर दिया, उसके खिलाफ अपील पड़ी है लाहौर हाई कोर्ट में या केपी में, दोनों में पड़ी है, तो हफ्ते बाद या 4 दिन बाद आपके पास ही आ जाना है, आप उसको जो मर्जी करें डिसाइड कर दें। उसमें यूनानिमसली होता है, ये मिस हैंडलिंग हुई है। एक चीज और बता दें, क्या सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ यहाँ तक है कि रुक नहीं जाना चाहिए था कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाना आईनी शर्त है, इसके करीब तरीन आप मुद्दत में इंतखाबात करवा दें? क्या इलेक्शन की तारीख देना और इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान करना, क्या ये दुरुस्त काम था या ओवर स्टेपिंग हुई है? मैं ये समझता हूँ कि ये ओवर स्टेपिंग, और उससे सबसे पहले 3 रुकनी बेंच में जो सबसे पहला गैर आईनी डिसीजन था, क्लास थी, वो ये थी कि जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कह दिया कि आप एक मिनिमम डेविएशन के साथ भी अगर शेड्यूल को आप 90 डेज से आगे ले जाना चाहते हैं, अगर आपने देना ही है तो फिर आप पूरे 90 डेज में आप कहो कि डे टू डे अफेयर्स में ये करके तो आप खत्म करो। आपने को ये इख्तियार नहीं है आइन देता कि आप वाइल इंटरप्रेटिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन आप उसको आगे ले जाएं। उसके बाद ये आइन इजाजत नहीं देता कि आप शेड्यूल दें, इस दिन स्क्रूटनी होगी, इस दिन आपका विड्रॉल होगी, इस दिन ये होगा, या फिर आप
it amounts to abrogation of constitution. It amounts to mutilating the constitution for the reasons सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की तरह एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट अदारा है। जब बुन साहब आपका एहतजाज अब किस रोज है? हमारा जी कल तो हमने ब्लैक डे मनाने का, उस जो लॉ जो पास हुआ है उसको स्टे करने के नतीजे में कल ब्लैक डे पूरे पाकिस्तान में मनाया जाएगा। सही। और दूसरी बात मैं आपको करूं, अभी भी हमने ये रिक्वेस्ट की है कि तमाम मोहतरम जज साहिबान अपने दरमियान की तकसीम को दूर करके अदारे को बचाएं, और हम ये समझते हैं कि वो लोग जो इस मौजूदा सूरत हाल में डायरेक्ट देखें, अल्लाह सेहत और दे। मैं आपसे एक आखिरी बात कह लूं फिर आपसे इजाजत लूंगा। आप सीनियर जो वकला है ना, एक डेलीगेशन बना के जाइए और जजों से बात करिए। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, उसको ख़राब नहीं होना चाहिए। इस सियासी तकसीम में अदालत ख़राब हो गई है, अदालत का वकार मजबूर नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ टीम लेकर जाएं सीनियर लोगों की, और चीफ जस्टिस से मिलें, बाकी लोगों से भी मिलें और कोई रास्ता निकालें। मैं यही बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान बार काउंसिल अदालत में जाकर रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा मैं बाद में चैम्बर में मिलूंगा। उसके बाद वो बड़े हैं, उन्हें बुलाना चाहिए था। अब बात ये है, इसी प्रोग्राम की वसातत से मैं सुप्रीम कोर्ट वालों से दरखास्त करता हूँ कि कोई रास्ता निकालें, इन सीनियर वकला से भी मिले। अना की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का एक अदारा है, इसकी खराबी पाकिस्तान के लिए खराबी। एक ब्रेक ले लें और बात होगी। मोहम्मद हनीफ साहब बीबीसी में एक कॉलम लिखते हैं, और आज उन्होंने ये जुडिशरी वाले इशू पे एक कॉलम लिखा हुआ है। तो उसकी आखिरी 2-3 लाइनें, पूरा वैसे कॉलम पढ़ने वाला है लेकिन आखिरी 2-3 लाइनें हैं। उन्होंने लिखा हुआ कि भुट्टो को फांसी देने वाले जजेस से आज तक कोई सवाल नहीं पूछा गया। इफ्तिखार चौधरी से कोई सवाल नहीं हो सका। साकिब निसार जिन्होंने चारपाई डालकर डैम का पहरा देना था, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जा सका। तो आगे जाके वो आखिरी लाइन में लिखते हैं कि मुझे ये नहीं मालूम कि आजकल पाकिस्तान का असल में सबसे बड़ा मुनसफ है कौन, लेकिन इन जजों से क्या ये पूछा जा सकता है कि यहाँ मुनसफी कर रहे हैं कि अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं। बड़ी मीनिंगफुल लाइन है अगर इसको समझने की कोशिश की जाए। शायद का कान बासी साहब आप ही इसकी कोई वजाहत कर दें कि मुनसफी हो रही है, शौक़ पूरा करने की तो आप वजाहत नहीं कर सकते। मैं तो ये कहूँगा कि जिस बात के करीब भी मैं और आप नहीं जाते थे टीवी के प्रोग्राम पर, आज हम खुलकर बात कर रहे हैं। इसलिए कि मुझे हर आदमी में आग लगी नजर आती है, मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है यही बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के लिए काफ़ी होनी चाहिए कि अपने इदारे की साख बहाल करें, अपनी साख बहाल करें। देखिए ये उनके पास मौका है। ये हमारे इदारे हैं, अगर आग लगी हो मुल्क में और मैं आंखें बंद करके बैठा रहूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी, मुझे सवाल उठाना पड़ेगा। नहीं, आग लगी हो आंखें बंद करके बैठें तो एक जुर्म है, अगर उस आग में शामिल हो जाए तो दूसरा जुर्म। ये मसला है। तो इस वक्त वो आपको लगता है कोई इसमें शामिल है? आपके सामने जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। आज एक अमल से मैं छोटी सी बात कही, एक बना देते। जजों का तकाजा था, वकला का तकाजा था, मुल्क का आदमी, हर आदमी फुल कोर्ट पे भी आपने 2 जजों को उठाने का सवाल करना था। ये तय था, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और इजाजुल हसन आपने कहना था उनके माइनस फुल कोर्ट बनाए, क्योंकि उससे वो 7-5 की तकसीम हो जाती थी। ये जो 7-6 जहाँ पे बेंच पहले ही डिसाइडेड हो गया फैसला क्या आएगा, वो भी कैलकुलेटेड चल रहे हैं और आप भी कैलकुलेटेड। देखिए इसके अंदर आप अंदर जाना चाहें ना इस मामले में, ये मामला बड़ा गंभीर है। मुझे कुछ इल्म है ये सारा मामला है क्या है, नहीं मैं उसमें नहीं जाना चाहता, यकीन करें वो मुनासिब नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर यहाँ स्पेकुलेशन ये है कि अगले स्टेप में आपके 2-3 वजीर, मेरे ख्याल तल्ला साहब ने इस पर शायद कोई ट्वीट भी किया है, 2-3 आपके वजीर और शहबाज शरीफ साहब, वो तो मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कंटेम्प्ट में वो जाएंगे आपके वजीर आज़म। ये मुझे ज़्यादा आपकी ख्वाहिश लगती है। नहीं, अमली तौर पर होगा ना जी, वो चीफ एग्जीक्यूटिव पर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम होती है। और किस पे? पार्लियामान ने कहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव पे आप कैसे उंगली उठाएंगे? पार्लियामान ने कहा है कि हम नहीं पैसे देते। ये चंद दिनों में मौका आने वाला है नोटिस सर्व होने का, जस्ट ए मैटर ऑफ नहीं, नोटिस सर्व होने का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार नहीं है। 7-3 वजीर भी बुला लेंगे ना। मैं यही कह रहा हूँ, काबीना पूरी, शुक्र करें आप वजीर नहीं, यानी तो आप भी गए थे। मैं काबीना की बात अभी डार साहब आएंगे साथ। उन्होंने ये फाइनेंस वालों ने पैसे क्यों नहीं दिए? इम्पैक्ट्स में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वज़ीर आज़म फैसला नहीं कर सकता, फैसला सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का मतलब काबीना है, तो आपको पूरी काबीना को फारिग करना है। में उन्होंने क्या लिखा था, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ वो स्पिरिट ऑफ द वज़ीर आज़म देखेंगे, इनकी स्पिरिट ठीक नहीं, वो उसको डिफाइन कर चुके हैं ना, डिफाइन ना किया, सुप्रीम कोर्ट नहीं किया था, दोबारा डिफाइन कर देंगे। हाँ, ये उनकी मर्जी है जी, रीडेफिनेशन कर दें। वज़ीर आज़म की नौकरी खतरे में समझे संजीदगी के साथ। देखिए ये बुहरान बढ़ जाएगा, मैं आपको हकीकत से कह रहा हूँ। आज भी ये वक्त है कि इसको मामले को निपटा लें, इसको यहीं पे ख़त्म करें और आपकी सारे इदारे एक मुल्क के मफाद को सामने रखें
तो फिर सर मुझे तो आपके सारे अदारे मुझे लगता है कि अपना अपना काम कर रहे हैं और तरीके से, वो नहीं कर रहे लेकिन कुछ और कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि जो उनका काम नहीं है उसमें सारे मुलव्वस हैं। क्या ये हल मुमकिन नहीं था कि आप लोग आपस में बरह रास्त पीटीआई और आप इंगेज करके एक रास्ता निकाले? तो बड़ा इजी ये नहीं हुआ ना। ये देखें, ये सबसे बेहतर बात तो यही है ना, सियासी मसला है, ये बात नहीं हुई क्योंकि एक तसलसल है 6-7 साल का, जिसमें जो सियासत है वो नफरत में तब्दील हो गई है। देखें, गाली गलोच अप्रैल 2022 से पहले एक सूरत हाल और थी, अब आप इंगेज करना चाहते हैं तो आप रास्ता बना सकते हैं, सियासत में पहल की जा सकती है, लेकिन आप पहल करने पे तैयार नहीं है। नहीं, पहल आप किसको कहते हैं? वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कई दफा पहले कह चुके हैं वो तो इस तरह की गोलमोल बयान तो रोज इमरान भी देता है, उसके वो साथी सारे कहते हैं। आप ठीक है, उसमें अब क्या उसमें बकायदा खलूस है नहीं है, ये नीयत में क्या कमी है, नीयतों का अल्लाह जानता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है। आप एक टीम भेजते हैं, उसको इंगेज करते, फिर आप बकायदा बैठ के, जैसे आपने पहले किया था सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाने पे, एक अमल था, वो चला आगे फिर खत्म। सर मैं 2 दफा इन मामलों में मुलव्वस हुआ हूँ और हमने हमेशा बैड फेथ में नेगोशिएशन देखी है। वो बैड फेथ चंद दिनों में महीनों में नहीं आया, चंद घंटों में सामने आ गया। आपकी पूरी वो एक एतमाद में कमी है एक दूसरे पर। आपकी जमातें अगर जाके किसी से भी पूछ लो ना, पीपल्स पार्टी से या PMLN से, वो ऑन एयर शायद ये बात नहीं कहते, लेकिन ऑफ एयर ये बड़ा क्लियर है कि सितंबर के एंड से पहले कोई इंतखाबात नहीं है। नहीं देखें, अब जो हालात जहाँ पर हैं, तो अभी अक्टूबर में इकट्ठे इंतखाबात हो जाए तो सब बेहतर है। कोई सितंबर एंड है या अक्टूबर का पहला हफ्ता, उससे पहले हफ्ते में जो 8 तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी थी, जिनकी आईनी जिम्मेदारी है, मौजूदा चीफ जस्टिस के नीचे और मौजूदा सदर के नीचे इलेक्शन में जाना आप नहीं चाहते? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सदर का क्या इलेक्शन में, चीफ जस्टिस क्या कर ले? चीफ जस्टिस आपके वज़ीर-ए-आज़म की अभी छुट्टी कराना चाहिए? नहीं, वो आपका बिल उड़ाना चाहिए तो ना वज़ीर-ए-आज़म होगा, इलेक्शन हो रहा होगा, वो एक वोट ही डाल सकते हैं ना। इंटेंशन आप इसलिए हमें ऐसे ये हम कहते रहते इसको इधर जोड़ते हैं उधर जोड़ते हैं, कह रहे हैं ना, आपके लोग कह रहे हैं, नहीं तो ना भागते, अभी करा लेते इलेक्शन। मैं तो आज भी 2 महीने बाद भी तो इलेक्शन के हक में हूँ, इलेक्शन करवाएं। नहीं, आप हक में नहीं है। मैं बिल्कुल हूँ। आप जाती तौर पर होंगे, आपकी जमात नहीं है। नहीं, इलेक्शन से कोई आपको पंजाब के अंदर शिकस्त नजर आ रही है और इमरान खान का ख्याल है कि मैं पंजाब जीत जाऊंगा, इसलिए पंजाब के ऊपर गेम चल रही है। ये सारा मामला ही बदनीयती पे मबनी था। जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद चौथा सवाल रखा था, उसका जवाब क्यों नहीं दिया? किस चौथे सवाल का? जो उन्होंने लिया था कि ये असेंबलियां सही टूटी है, जैसे सतर मिनल्ला ने पूछा था, लेकिन नहीं, ये चौथा सवाल रखा गया था। जो 3 सवाल खुद फ्रेम किए थे, फिर चौथा फ्रेम किया कि जनाब असेंबलियां सही तहलील हुई है नहीं हुई। बदनीयती वहां पर थी ना, चलती हुई हुकूमतें थी, उनकी अपनी हुकूमतें थी, चल रही थी, उनका अपना दावा था और उसके बाद तहलील कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि एक आईनी बुहरान पैदा कर दिया जाए। तो आप दोबारा पिटीशन दायर कर दें, आप कर सकते हैं इसके ऊपर। जी, वही बेंच होगा, वही पिटीशन होगी, वही बेंच, वही पिटीशन, वही फैसला होगा। फर्क क्या पड़ता है? तो आपको इंसाफ की उम्मीद नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इंसाफ हो रहा है। ये कुलियन कोर्स है जी, ये कुलियन कोर्स है। कुलियन कोर्स का हल किसी के कुलियन कोर्स बिल्कुल है और सबको से बचना चाहिए। किसी का फायदा नहीं है, मुल्क का बेपनाह नुकसान है। इसमें अगर उनका नुकसान हुआ तो साथ आपका भी नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। आप और मेरे और उनके फर्क नहीं है, वो भी इस मुल्क में है, हम भी इस मुल्क में। एक का आपको पता है, वहीद काकड़ फार्मूला पाकिस्तान में बड़ा मशहूर मारूफ है। इसाक डार कौन थे जी? गुलाम इसाक खान जी और नवाज शरीफ साहब आपस में इकट्ठे चल नहीं थे पा रहे, बहुत लड़ाई अरूज पे चलेगी। आखिर में फिर काकड़ फार्मूला काम आया था, उसने उसको भी भेज दिया, उसको भी भेज दिया। तो ऐसा ही कोई फार्मूला आप लोगों पे लगना है, ये आप लिख लीजिए। आप क्योंकि किसी जगह पे एक निगोशिएटेड सेटलमेंट होता है सियासत के अंदर, उस पर नहीं आ रहे, अब आपको फिर रुखसती भी इकट्ठे होनी पड़ेगी, फिर आप सारे जाएंगे। देखिए, नेगोशिएटेड नहीं होता, काकड़ फार्मूला लगेगा आप पे, मैं बता रहा हूँ। आप अगर नहीं रास्ता निकालेंगे तो ख्वाहिशात होती है। मसला ये है, हमारे मामलात में आपकी काफी ख्वाहिशात है, वो बहरहाल मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन काकड़ फार्मूला क्या था सर? 6 महीने से इस पूरी कौम को, एक वज़ीर-ए-आज़म को आपने कहा फारिग कर दिया, तो ये होगा। तो ठीक, जब रास्ता नहीं निकालेंगे तो उसके बाद आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस और सदर भी गए थे, वो भी आपकी लड़ाई के नतीजे में। हमारी लड़ाई नहीं थी। देखिए, आपकी लड़ाई के नतीजे में सजाद अली शाह और फारूक लगारी की छुट्टी। किस बात पर? जब मुल्क का चीफ जस्टिस आप पे हमलावर हो जाए एक हुकूमत पर। सुप्रीम कोर्ट पे स्टॉर्मिंग आपने की थी सर? जी, स्टॉर्मिंग जो है वो बात की बात है। स्टॉर्मिंग पहले की थी, बाद में सीजे गए, तो सजाद अली शाह उसके बाद गए। स्टॉर्मिंग का आप इन्वेस्टिगेशन करते, क्या हुआ स्टॉर्मिंग में? सबके सामने 97 वाली सिचुएशन पे आप दोबारा करें। 97 में भी उन्होंने कंटेम्प्ट वाला नोटिस सर्व कर दिया था नवाज शरीफ को, और आपने कंटेम्प्ट लॉ पास कर दिया था। लगारी साहब ने उसको साइन करने से इनकार कर दिया था। फिर सजाद अली शाह भी गए, लगारी भी गए, पहले केस में नवाज शरीफ भी गए, गुलाम इसाक भी गए। तो आप तैयारी पकड़ के रखिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमने कुछ सीखा नहीं ना जाने से कुछ होता है, ना आने से कुछ होता है। आप मुल्क का क्या बनेगा?
मुल्क का तो नुकसान पहले हो गया। अगर इससे हल होता है, कंटेम्प्ट से मुल्क के मामला हल होते हैं, सब पे कंटेम्प्ट लगा दें। मेरी तो वैसे इस वक्त दिल्ली ख्वाहिश पूछें तो यही है कि मुझे आपकी दिल्ली ख्वाहिश का पता है, वो पाकिस्तान को आगे चलने दें, लोगों को आटा रोटी नहीं मिल रही। मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप उसकी को बात कर रहे हैं आज, क्या जज कर रहे हैं, क्या हुकूमत कर रही है, क्या ऑपोजिशन कर रही है? बड़ा सूट करता है आपको, क्योंकि आपके पास और लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है, तो आप खुश हैं कि अच्छा अदालत ने आपको बचाया हुआ है, रोज कंटेम्प्ट में बुला ले, रोज नोटिस दे दे। बताने के लिए जो बात है ना, वो लोगों को असेस करने दें। अगर ये हुकूमत ना आती तो क्या होता मुल्क में, उसका आपको इल्म है? किसी को इल्म नहीं है। यकीनन हालात इससे बहुत बदतर होते हैं। वो अगर होता तो वो भी इसी सिचुएशन में होता, लेकिन ये उसका काम था एक्सप्लेनेशन देना, अब आपका काम है। जी ठीक है, अगर वो होता तो उसका काम था ना, अब आप हैं। आप बड़े शौक से आए थे, अब आप भुगतना भी आप ही को, उसकी तो जान बच गई। नहीं, शौक के जो भी है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये हुकूमत ना आती तो मुल्क का क्या होता, वो हालात हमें इल्म नहीं है, हमने देखे नहीं है। ऐसी सूरत हाल होती जो आज है सर? नहीं, यकीन करने से बहुत बदतर होती। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, चले आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको पूरे उस वक्त भी IMF का प्रोग्राम रुका हुआ था, मल्टीलैटरल सर, रुका हुआ था, आपने तोड़ा था, आप पे कोई बात करने को तैयार नहीं था। तो सर आप जोड़ लेते, अब आप 6 महीने से क्यों नहीं जोड़ रहे? नहीं, ये दिसंबर में किस्त मिलनी थी, इस पे भी बहस हो सकती है। अप्रैल के एंड पे आ गए हैं जी, 3-4 महीने ज्यादा हो गए, जिसको हल करना चाहिए। क्यों नहीं कर? हुकूमत ने पूरी कोशिश की है। देखें, IMF जो उनके मुतालबात हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। क्या आप किसी दूसरे मुल्क का IMF प्रोग्राम देख लें, हमारे अपने प्रोग्राम देख लें, कभी इस किस्म की शराइत नहीं रखी। क्या वजूहत है, मैं इसके बारे में उन्होंने क्या चीज ऐसी मांगी जो इकोनॉमी से हटके, क्या चीज थी जो उन्होंने कह दी कि आप करें? कोई गैर इकोनॉमिक इशू थे उसमें? नहीं, नॉन इकोनॉमिक इशू। आप ये कह रहे हैं कि पैसे उस वक्त आएंगे जब आप मजीद पैसे लेकर आएंगे और उस पैसे की तादाद बढ़ती जाती है। भाई, IMF प्रोग्राम में जाते ही आप इसलिए हैं कि आप बोरो कर सकें मजीद पैसा आसान शराइत पर। वो कह रहे नहीं, पहले आप पैसे लेकर आए, फिर हम IMF प्रोग्राम को अप्रूव करेंगे। सर ये चिकन एंड एग स्टोरी जो है ना, ये कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही। 22-23 प्रोग्राम मैंने देखे हैं। हर प्रोग्राम में जब आप अमेरिका के साथ जुड़े होते हैं ना, तो उस वक्त आपको US ट्रेजरी सपोर्ट करती है, आपको वेवर्स भी मिल जाते हैं, वहाँ से मोहब्बत भी मिल जाती है। अभी आपने अफगानिस्तान से उनको बड़ी इज्जत से भेजा है, चाय पी के बड़ी खुशियाँ मनाई थी कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अब आपको वहाँ से सपोर्ट जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिसीज हमारी रही हैं, इसका आप पे असर होता है। वो हमें अब समझना चाहिए कि हम जब ये इस किस्म के मामलात में जाते हैं कि जो पॉलिसीज हमारी रही हैं, अफगानिस्तान के मामले में हो, दूसरे मामले के मामले में हो, उसके असरात आप पर आते हैं और हम उसको आज भुगत रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। तो अब एंड रिजल्ट क्या है? IMF तो अभी जो को ट्रक की बत्ती के पीछे उसने लगाया हुआ, $3 अरब आप लेके गए थे कि शायद इससे हो जाएगा, नहीं हुआ। अभी आपको $2 अरब जो भी उनके और डिमांड है वो पूरी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे और डिमांड मजीद नहीं रख देंगे, तो ये भी पूरी हो जाएंगी। कब? कोशिश कर रहे हैं जी, अभी ईद के बाद इंशाल्लाह। ईद के बाद अब और कहाँ से पैसा आएगा? थोड़ी सी राह भी दिखाए, लोगों को पता चले। देखिए, वो तो आपको डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन बहुत से आपके एवेन्यूज होते हैं, आपको मिल जाएंगे। सर, आपको अपनी हार कमिटमेंट चाहिए ना। यू हैव फेल्ड टू डिलीवर। ये अब दिसंबर की किस्त थी जो अब अप्रैल एंड तक आप $2 अरब और नहीं इकट्ठा कर पाए। $3 अरब अब की अनाउंसमेंट अभी हुई है सऊदी अरब और UAE की, 2 सऊदी से, और फॉर्मली ऑफिशियल नहीं है, लेकिन उन्होंने यकीन दहानी IMF को करा दिया कि हम दे देंगे। जी, ये फेलियर नहीं है सर? तो मजीद भी इंशाल्लाह हो जाएंगी। ये नाकामी फेलियर नहीं, आप कोशिश करते हैं। अगर पिछली हुकूमत ये कर लेती तो ये सारे मामला पैदा ना होते। हुकूमत अप्रैल 2022 में चली गई थी सर। नहीं, 3-4 महीने उनको ब्लेम करने के लिए काफी होते हैं। 6 महीने IMF के एतमाद वो तोड़ कर गए थे, ये एक मौजज़ा है कि आपने इसको 3-4 महीने में बहाल किया। उसके बाद एक ट्रांच ले ली और उसके बाद फर्दर जो आपने IMF प्रोग्राम सारा उनकी शराइत मुकम्मल की, जो वो कमिट करके गए थे, पूरी मुकम्मल की, एतमाद बहाल किया। अब उसके बाद आपको जरा तेजी से काम बहाल करके एक किस्त लिया और उसके बाद दोबारा एतमाद खो दिया। एतमाद नहीं खोया, जो शराइत थी वो काफ़ी सख्त हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि हम एक फरवरी में रिव्यू, अक्टूबर में रिव्यू जो आएगा वो मुकम्मल कर लेंगे, फिर उसके बाद जनवरी-फरवरी वाला आ जाएगा। अब बदकिस्मती से दोनों इकट्ठे हो गए, बल्कि अब तीसरा भी आ रहा है। अब तो 30 जून को प्रोग्राम की कंप्लीशन डेट। जी, कंप्लीशन डेट भी आ जाएगी, तो आप उसके करीब नहीं है अभी। बहरहाल कोशिश कर रहे हैं सर। अगर ये आप मिस्टेक्स ना करते जो आपने किए हैं पिछले 8-9 माह के अंदर, एटलीस्ट 8-9 माह से, क्या ना करते, ये टाइमली आप सारी कंप्लीशन कर लेते तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होते, रुपया इस वक्त ज्यादा बेहतर पोजीशन में होता, हो सकता है 250 के करीब में खड़ा होता। लेकिन देखें, ये शराइत हमेशा नेगोशिएट की जाती है ना। आपने कमिटमेंट की हुई शराइत की, अब आप उसको सॉफन करना चाहते हैं कि अवाम पे बोझ कम पड़े, उसके लिए कोशिश होती है। प्रोग्राम बाद में आपने रिवाइज किया, जब मिफ्ता ने उसकी किस्त ली है, आपने बहुत सारी चीजें उसकी रिवाइज की, रीडू किया, उसके बाद आप दोबारा स्लिपेजेस कर गए। अपनी नाकामी आपको माननी पड़ेगी, ये बोझ आपके ऊपर है। पहला बोझ उसके ऊपर था, PTI के ऊपर, ये बोझ बात है। इस पे देखें, ये बातें फाइनेंस मिनिस्ट्री जानती है क्या हो रहा है वहां पर। सर, ये अल्लाह जानता है या फिर हमें नजर आता है वो अनप्रेसिडेंटेड है, अनप्रेसिडेंटेड हुआ नहीं है। जो कुछ वो हो रहा है वो तो
बाकायदा ये है कि आपको वो तरसा तरसा के मार रहे हैं, ये वाली सूरत हाल है आपके साथ? वो आपको नजर आ रहा है, उसकी वजूहत क्या है, ये भी आपने देखा। एंड रिजल्ट क्या होगा? एंड रिजल्ट देखिए, आप ये प्रोग्राम मुकम्मल कर लेंगे, आपको फिर प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, आप उसे बाहर नहीं रह सकते। अगले 3 साल $75 बिलियन टोटल 3 सालों की जो रिक्वायरमेंट, फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, उसमें देखिए कुछ पैसे रोल ओवर होते हैं, कुछ नया आपको पैसा लेना पड़ता है। ग्रॉस फिगर $75 बिलियन इन 3 years। मुझे इल्म नहीं है, डिटेल्स इल्म नहीं है, लेकिन एक रकम है जो आपने अगले जैसे ही आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो, नए इलेक्शंस के बाद हुकूमत आए, उसको एक नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, उसके बगैर आपकी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, उससे पहले आपको जाना पड़ेगा, आप पहले चले जाएं। मौजूदा हुकूमत ही जाएगी जी, जुलाई अगस्त 6 या 7 हफ्ते हैं, उसके अंदर इनको नेगोशिएट करके जाना चाहिए। फिर आप 60 दिन आप इंतजार करेंगे, उससे आपको बड़ा असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जिन पर आज मुल्क में कंसेंसस होना चाहिए, वरना अगर आज की अपोजिशन ये कहे कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे, फिर वो सारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। आज सबको ये मानना चाहिए और मानना पड़ेगा कि हमें प्रोग्राम में रहना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब इस वक्त उम्रे की सादत हासिल की है, उन्होंने अल्लाह के घर में दुआएं मांग रहे हैं। उन्हें कहें दुआएं मांग के सीधा पाकिस्तान आए, यहाँ से रास्ता थोड़ा है, लंदन की निस्बत वापस आना आसान है, 4.5 घंटे या 5 घंटे की बात नहीं है, ये सेहत की बात है। नहीं, अब सेहत अल्लाह ने इजाजत दी है तो उम्रा कर रहे हैं, पहले भी वहाँ भी चलते फिरते थे, इलाज भी करवा रहे हैं, तो 5 घंटे का करवाएंगे। आपने इलाज के लिए भेजा था, आप फिर ये भूल जाते हैं हमने कि उनके साथ किया क्या हमने। दीना से एक फ्लाइट डायरेक्ट उनकी इस्लामाबाद की कटवाएं टिकट, 5 घंटे का सफर है, आए मुज़ाकरात करें सियासतदानों से और रास्ता निकालें, ये जरूरत है इस वक्त। मियाँ साहब जब आएंगे तो जेल जाएंगे, इनको वो सियासी आदमी है, वो किसी से भीख नहीं मांगेंगे, वो जो कोर्ट के फैसले हैं, जो इंसाफ का मेयार उनके लिए है, जो कोर्ट ने किया है, एक इंसाफ का मेयार नवाज शरीफ के लिए, एक इमरान खान के लिए, और हमें नवाज शरीफ का मेयार ही कबूल है। तो सर फिर उनको बुला के, लेकिन जब सेहत हो जाएगी, जब जेल जाने के काबिल सेहत हो जाएगी, इलाज हो जाएगा, आ जाएगा, फिर तो आप अच्छे मौसम का इंतजार करिए, क्योंकि अभी आजकल बहुत गर्मी होती है। अच्छे मौसम की बात नहीं है, सियासतदान सब कुछ बर्दाश्त कर लेते। तो फिर उनको बुलाइए, आ जाएंगे। मैं ये फैसला उनको करने दें या डॉक्टरों को करने दें सर, मैं और आप फैसला नहीं कर सकते। यूरोप जा सकते हैं, हमने कभी ये बात की, आपने कभी ये बात की कि मियां नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है? मैं तो ऑन एयर कह रहा हूँ कि उसके सजा का अमल जो आज कह रहे हैं ना, जब फैसला हुआ था किसी ने कहा था, तब भी कहा था, यहाँ सारे खुशी बना रहे थे। खुशियां तो आपकी पार्टी के लोग जो छोड़ के आपको गए थे वो मिठाइयां बांटते हैं, वो आप ही लोगों ने मिसाल कायम की है। आप ना बांटे तो क्या हो, 12 अक्टूबर भी हो गया था तो कुछ लोग मिठाइयां बांट रहे थे। जब इंसाफ के तकाजे पूरे ना हो तो सबको बात, आपके सियासी लोग जो है ना, असल में ये मिठाइयां बांटने का उनको शौक है। 12 अक्टूबर को भी मिठाइयां बांट रहे थे, वो मिठाई बांटने वाले हर एक के लिए मिठाई, हर एक के लिए जी, वो सब वो हर नए प्रोफेशनल मिठाइयां बांटने वाले होते हैं। वो इंतजार में बैठते हैं कि कोई 12 अक्टूबर और वो मिठाई के पहुंचे, कुछ हमको फिर गले लगा रहे थे, ये भी हमारी रवायत है। नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई आपकी? जी, कब हुई? 2-2.5 हफ्ते पहले हुई। तो अब उनके इरादे क्या हैं? नहीं, मैंने आपको बताया कि वो हालात को मुझसे बेहतर समझते हैं, इसलिए एक बात बताइए, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा अवलीन जो आपकी तरजीह, आपकी नसीहत होनी चाहिए, जब आप मुतमईन हो जाए तो जरूर पाकिस्तान आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन से पहले आ जाएंगे। सर वो इलेक्शन ही उनकी अवलीन तरजीह है, और वो जब होंगे इलेक्शन उसके मुताबिक आएंगे। अभी वो इस वजह से नहीं रुके हुए कि वो उनकी सेहत बहुत, उन्हें इलाज हो रहा है, इसमें कोई इलाज तो वो होगा, अल्लाह उन्हें सेहत दे, वो हार्ट पेशेंट है, इसमें कोई मैं उनका मजाक नहीं, और भी प्रोसीजर्स हैं, वो ठीक है, जो भी उनके हेल्थ इश्यूज हैं, मैं उस पर बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाता, मैं सीरियसली लेता हूँ उसको। लेकिन वो आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन वो इलेक्शन को देख के आएंगे, ये फैसला उन पे छोड़, ये उनका फैसला यही है। लेकिन एक सवाल क्या आपने उनसे वजाहत ली है कि वो सुप्रीम कोर्ट के मामले में बिल्कुल कन्फ्रंटेशनल मोड में, बिल्कुल यहाँ रहना चाहते हैं, अनकम्प्रोमाइजिंग नहीं है, वो इदारे की बात करते हैं, वो सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की बात करते हैं, और जो मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त रास्ता है। पार्लियामेंट ने इस मुल्क में बहुत कुछ अब्जॉर्व किया है हर एक से, लेकिन अगर हर किस्म के फैसले उसके खिलाफ हुए हैं, हर किस्म की जो उसकी डोमेन है उस पर इंक्रोचमेंट हुई है, एब्जॉर्ब किया गया, लेकिन अब वो बात खत्म हो गई, अब मजीद एब्जॉर्ब पार्लियामेंट नहीं करेगी। तो उसके लिए फिर क्या वो अपने भाई की कुर्बानी देने के लिए तैयार है? कुर्बानी जो कुर्बानी देनी पड़े, ये कोई कुर्बानी ये नहीं होती क्या किसी को नाअहल कर दिया, ये कोर्ट को खुद सोचना चाहिए कि क्यों नाअहल कर। अगर भाई की कुर्बानी देनी पड़ी तो नवाज शरीफ इसके लिए तैयार है? आप कन्फ्रंट करेंगे तो आप पे कंटेम्प्ट लगेगी, ये स्टेज आएगी। कन्फ्रंट आप अगर असूलों पर करेंगे तो कौन कंटेम्प्ट लगाएगा? सुप्रीम कंटेम्प्ट लगाएगा, लगाएं फिर। अगर यही बात है कि कंटेम्प्ट सिर्फ अपनी साख की बात है, अपनी अना की बात है, तो जरूर लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तैयार हैं? यूसुफ गिलानी साहब पर लगी थी ना, 5 साल के लिए बाहर हो गए थे जी, तो वापस आ गए। 5 साल वो जज लगाई थी, वो कहा जो जज ने लगाई थी सर 5 साल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, वो तलाल चौधरी, दानियाल, निहाल, लंबी लिस्ट है, उनको कोई याद रखता है?
जिन्होंने लगाई थी। तो फिर आप मेंटली तैयार हैं इस काम के लिए? जी बिल्कुल, हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप स्पेस नहीं इस मुल्क देंगे? में सियासतदान ही तैयार रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता। आप फिर स्पेस नहीं देंगे इस मामले में? आप अनकम्प्रोमाइजिंग होंगे? सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान से बाला अगर कोई चीज करती है जी बिल्कुल, से, तो आप उस पर स्पेस नहीं देंगे? अनकम्प्रोमाइज सारों पर कंटेम्प्ट लगा दें, कोई कंप्रोमाइज कोई कंप्रोमाइज। तो फिर शहबाज साहब की और 3-4 वुज़रा की कुर्बानी तैयार? ये मैं कह रहा हूँ आपकी ख्वाहिश है, आपकी एक ज़ाती ख्वाहिश है। पहले तो मैं शहबाज साहब का सोचता था, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब भी उसी जुमरे में आ जाएंगे, क्योंकि ये जो फाइनेंस वाले मामला हैं डॉक्टर साहब साथ ही खड़े होंगे। आपकी ख्वाहिशात बढ़ती जा रही है, लग रहा है मुझे। असल में आपके इरादे और उनके इरादे देख के ये लगता है कि ये जल्दी, मैंने इसीलिए काकड़ फार्मूला का आपको जिक्र किया। काकड़ फार्मूला भी यही था, जब वो यहाँ पे हो जाए ना, लड़ाई रास्ता ही ना मिलता हो, तो फिर यही फैसला होता है काकड़ फार्मूला, दोनों को घर भेज दो। बहरहाल वक्त बताएगा जी, वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। शायद खान अब्बासी साहब इस वक्त वजीर नहीं है, इसलिए आप फिलहाल महफूज हैं। वुज़रा जिन्होंने 87 लोग हैं उनमें से कुछ वजीर होना जरूरी नहीं है, वज़ारत के अलावा भी टाइम लग जाती है। शायद खान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।